सी इंटर एडवांस अकाउंटिंग में एप्लीकेबल है फॉर May 21 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम्स के लिए, जिसमें आज अपन सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज की। अपन ने लास्ट वीडियोस में, जो इस चैनल पे नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, वहाँ पर हमने लास्ट वीडियोस में कंसोलिडेट वाले चैप्टर में कंसोलिडेट बैलेंस शीट वाला टॉपिक पूरा खत्म कर दिया है विद क्वेश्चंस एंड नवंबर 20 क्वेश्चंस को मैंने जरूर सॉल्व करवाया इसमें। और मैंने माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन केस ऑफ कंटिन्यूस लॉस वो वाला टॉपिक भी खत्म कर दिया है हमने। कंसोलिडेट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने खत्म कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी की, और एग्जाम्पल नंबर 1 भी मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। अब यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या होता है सर, देखो एक तरीका है कि इसमें क्या होता है कि सब्सिडी कंपनी जरूरी है कोई और तरीका फॉलो कर सकती है और होल्डिंग कंपनी कुछ और फॉलो कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब हम दोनों की बैलेंस शीट कंसोलिडेट करते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है कि इसका अलग तरीके का है, इसका अलग तरीके का सिस्टम है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप मानो कि सब्सिडी कंपनी इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने के लिए लीफो मेथड यूज करती है और होल्डिंग कंपनी फीफो मेथड यूज करती है। तो फिर जब हम दोनों को कंसोलिडेट करते हैं तो दोनों की इन्वेंट्री की वैल्यू अलग अलग होती है और दोनों की पॉलिसी भी अलग अलग होती है। तो इस केस में क्या होता है कि अपन को क्या करना होता है, जो सब्सिडरी कंपनी है उसको अपनी पॉलिसी होल्डिंग कंपनी के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ती है। होल्डिंग कंपनी के अकॉर्डिंग क्या करनी होती है, चेंज करनी होती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि होल्डिंग कंपनी के अकॉर्डिंग अगर वो अपनी पॉलिसी को चेंज करेगी तो हम जो कंसोलिडेट करेंगे तो हम रिपोर्ट्स में देख सकेंगे कि भैया जो दोनों कंपनीज हैं वो फॉलो करती है लीफो मेथड को या फीफो मेथड को, तो सब्सिडी कंपनी को ही अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ती है। तो सर उसी के रिलेटेड में अपने पास एक एग्जांपल है, जिस एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 10, इसमें आपको सब्सिडरी कंपनी बी लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है 2010 की एंड 2011 की, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, पीपीई है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, सारी चीजें हैं। ये रिजर्व एंड सरप्लस में ये सारी चीजें जैसे कि आपको सर क्वेश्चंस में दिख रही है वो सारी चीजें हैं। अपन तो मेन जो इसके इंफॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं। बी लिमिटेड इज ए सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड एंड बोथ द कंपनीज फॉलो द कैलेंडर ईयर। सबसे पहले सबसे बड़ी बात कि दोनों कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करती है एज ए अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है। दूसरी बात, ए लिमिटेड जो है वो वैल्यू करती है इन्वेंट्री को ऑन WM मतलब वेटेज एवरेज बेसिस पे, और जबकि जो बी लिमिटेड है वो यूज करती है फीफो मेथड। टू ब्रिंग मतलब लाने में बी लिमिटेड की वैल्यू को इन लाइन विद दोज ऑफ ए लिमिटेड, मतलब ए लिमिटेड की जो पॉलिसी है अगर उस पॉलिसी को बी लिमिटेड अगर फॉलो करे इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में, तो सर इसको रिक्वायर्ड है रिड्यूस करना अपनी इन्वेंट्री को 12,000 एट द एंड ऑफ 2010 एंड 34,000 एट द एंड ऑफ 2001। तो सर सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अपन को कौन सी बैलेंस शीट बनानी है, फिर अपन उसी ईयर के फिगर पे फोकस करेंगे। सर अपन को 31 मार्च 2001 की बनानी है। इट मीन सर अपन को 34,000 से मतलब है, अपन को 12,000 से मतलब नहीं है, ठीक है। यस, बी लिमिटेड डिडक्ट करता 1% फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल एज ए जनरल प्रोविजन अगेंस्ट डाउटफुल डेब्ट्स। इट मींस कि ए लिमिटेड नहीं करता, इट मींस कि जो ए लिमिटेड है वो नहीं करता अगर आप 1% डिडक्ट करते हो। अगर 1% डिडक्ट करते हो इट मींस कि सर जो बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में जो ट्रेड रिसीवेबल दिखाए गए होंगे, बी लिमिटेड की बैलेंस शीट में जो ट्रेड रिसीवेबल दिखाए गए हैं सर 2001 को, वो सर 99% पर है। क्यों सर, क्योंकि 1% का प्रोविजन उसने पहले ही काट दिया है। तो ये 99% पर है, तो सर अपन को उसको 100% पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, कुछ नहीं करना पड़ेगा। 8,91,000 डिवाइड बाय 99% अगर कर देंगे तो सर 9 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 9 लाख होना चाहिए होल्डिंग कंपनी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सर होल्डिंग कंपनी 1% प्रोविजन डिडक्ट नहीं करती है, ठीक है। अगला पढ़ते हैं सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस इन बी लिमिटेड इंक्लूड करता है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर जो कैरिड फॉरवर्ड किया गया है 60,000 इन 2010, 30,000 इन 2011, being part of initial advertising expenditure of 90,000 in 2010 में, which is being write off over 3 years. Similar amount of advertising expenditure of A Limited has fully write off in 2010. It means कि सर कोई एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर रखा होगा 90,000 का, तो उसमें क्या करता है ए लिमिटेड, तो उसको हैंड टू हैंड 2010 में ही रगड़ देता है, मतलब उसको पूरा खत्म कर देता है। लेकिन जो बी लिमिटेड है उसको 60,000 2010 में, 30,000 2001 में राइट ऑफ करता है। इट मीन सर वो 30,000 तीन
साल में राइट ऑफ करता है, 30,000 2010 में, 30,000 2001 में, 2011 में एंड 30,000 2012 में। आई बात समझ में? यस सर। तो अपन को इसकी पॉलिसी को भी बदलना पड़ेगा। आपको क्या करना है सर, रीस्टेट करनी है बैलेंस शीट आपको बी लिमिटेड की आफ्टर कंसिडरिंग द अबव इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। तो आपको सर ये करना है, क्लियर? तो सर अब अपने इसके सॉल्यूशन पे चले। यस सर, इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो देखो सर, सॉल्यूशन पे चलने से पहले अपन को देखना पड़ेगा कि हाँ बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें अपन को देखते हैं सर अपन को क्या लिखा हुआ है। अपन को देखो सर कैपिटल कितनी दे रखी है, शेयर कैपिटल अपन को 2001 की बैलेंस शीट से ही मतलब है, अपन को 2010 की बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं है। कितना है सर, 5 लाख गिवन है ना? यस सर 5 लाख गिवन है। देखते हैं क्या सर 5 लाख लिखा है क्या? यस सर 5 लाख लिखा हुआ है। फिर रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन सर मैं आपको बताऊंगा कैसे करिए। अभी रिजर्व एंड सरप्लस की कैलकुलेशन को सर अपन यहीं पे अभी ड्रॉप कर देते हैं। फिर अपन बात करते हैं सर करंट लायबिलिटी की पहले। तो करंट लायबिलिटी में सर जो था 1,70,000, 494, 430, क्या यही गिवन है क्या सर? देख लेते हैं एक बार अपन। तो सर इसमें तो टोटल करके गिवन दे रखा है, क्या मैं आपको जोड़ के बता देता हूँ क्या सर? जोड़ने पर इतना ही आता है क्या? तो साथ साथ अपन जोड़ते हैं 4,94,000 प्लस 4,30,000 प्लस 1,70,000, तो सर 10,94,000 ही आ रहा है क्या? देखते हैं सर सॉल्यूशन में। यस सर 10,94,000 ही आ रहा है। मतलब सर आपने किन किन को जोड़ा सर? अपन ने इन तीन चीजों को जोड़ दिया, इन तीन चीजों को, 1,70,000 को, 1,70,000 को और 4,94,000 को एंड 4,30,000 को। क्लियर? यस सर। फिर नॉन करंट असेट पे आ जाते हैं सर। ये कितना गिवन है अपन के पास? 2,24,000 एंड 4 लाख। क्या ऐसे गिवन है क्या? यस सर 2,24,000 एंड 4 लाख आपके पास क्या गिवन है सर? आपकी असेट के अंदर, नॉन करंट असेट के अंदर जो फिक्स असेट है, फिक्स असेट के अंदर भी सर आपका जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है वो 2,24,000 है, जो इन्वेस्टमेंट है वो सर आपका 4 लाख है। क्लियर? यस सर। फिर अपन बात करते हैं सर करंट असेट में। तो करंट असेट में सर थोड़े बहुत एडजस्टमेंट थे, इन्वेंट्री में एडजस्टमेंट था, ट्रेड रिसीवेबल में एडजस्टमेंट था और सर और अदर करंट असेट जिसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं उसके अंदर एडजस्टमेंट था। मतलब सर कैश में एडजस्टमेंट नहीं था। तो सर कैश तो अपन 3,000 यू की यू लिख सकते हैं। यस सर 3,000 अपन ने यू की यू कैश लिख दिया। आइए यही बात समझ में? यस सर। अपन को सिर्फ क्या करना है सर, जो 2001 की जो बैलेंस शीट है वो ड्राफ्ट करनी है, अगेन ड्राफ्ट करनी है, जो ये 3 एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। क्लियर? यस सर। अब एक बात बताओ सर, मैंने क्या कहा आपको कि जो आपकी ट्रेड रिसीवेबल है वो कितने के होने चाहिए सर? 9 लाख के होने चाहिए। क्यों सर? क्योंकि जो बी लिमिटेड है वो 1% प्रोविजन डिडक्ट करता है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था सर। ये लिखा हुआ बी लिमिटेड 1% प्रोविजन डिडक्ट करता है फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल से। तो इट मीन्स कि सर ये अपन को 99% गिवन है। अगर ये 99% अपन को गिवन है तो सर अपन को क्या करना पड़ेगा? 8,91,000 डिवाइड बाय 99% करेंगे तो अपने पास सर 100% आ जाएगा 9 लाख। तो अपन को सर ट्रेड रिसीवेबल दिखाना पड़ेगा 9 लाख। आइए यही बात समझ में? यस सर। अब एक बात बताओ सर, अपनी असेट बढ़ रही है। अब देखो सर अपना क्या हो रहा है, इसमें असेट बढ़ रही है। असेट बढ़ रही है इट मींस कि अपना जो प्रोविजन है वो अपन ने अब हटा दिया। प्रोविजन हटाने से सर अपना जो प्रॉफिट था वो अब बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना? यस सर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में प्रोविजन आ रहा होगा। अब अपन ने उसको वहां से हटा दिया क्योंकि अपन ने प्रोविजन बना ही नहीं रहे, तो अपना प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर सर प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपके जो जनरल रिजर्व है उसके अंदर भी तो जुड़ेगा। यस सर जुड़ेगा। तो 7,14,000 में, आप ध्यान से सुनते चलना सर, मेरे साथ जोड़ते चलना। 7,14,000 में सर आप जोड़ो 9,000। ठीक है, समझ में आया सर क्यों जोड़ा 9,000? क्योंकि सर प्रोविजन हट गया, प्रॉफिट बढ़ गया, तो सर रिजर्व सरप्लस भी बढ़ेगा 9,000 से। यस सर। अब बात करते हैं सर अपने अगले एडजस्टमेंट की। अगला एडजस्टमेंट किसका है सर? अपने अगला एडजस्टमेंट है किसका? ए लिमिटेड की इन्वेंट्री का। तो सर अपन को 34,000 2001 की बैलेंस शीट में से क्या करने पड़ेंगे सर? रिड्यूस्ड करने पड़ेंगे। तो सर एक बात बताओ, अगर अपन इन्वेंट्री को रिड्यूस करेंगे तो इट मींस कि अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड है वो रिड्यूस होगा। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड रिड्यूस होगा तो सर अपना जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। अपना सर जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, होगा नहीं होगा? यस सर हो जाएगा। अपना जो प्रॉफिट है वो सर पहले से बढ़ा हुआ है 34,000 से, लेकिन अब अपन को क्या करना है सर? रिड्यूस करना है। तो अपन को क्रेडिट साइड को रिड्यूस करना है। क्रेडिट साइड में जो अपने क्लोजिंग स्टॉक आता है उसको सर 34,000 से रिड्यूस करेंगे तो अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड है वो 34,000 से शॉर्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा सर? अपना जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो सर अपना रिजर्व एंड सरप्लस में से 34,000 अपन को माइनस भी करना पड़ेगा। यस सर। तो जो अपन ने 7,14,000 में 9,000 जोड़ा था उसमें अपन क्या माइनस करेंगे सर? 34,000 भी माइनस कर देंगे। क्लियर? यस सर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे।
अब देखो सर, जो नेक्स्ट एक्सपेंडिचर है, वो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का है। बी लिमिटेड क्या करता है सर, 30,000 तीन बार में राइट ऑफ करता है, जो ए लिमिटेड है वो एक बार में राइट ऑफ कर देता है। तो सर 2001 में क्या हुआ, बी लिमिटेड ने कितना राइट ऑफ करा सर, बी लिमिटेड ने ओनली 30,000 राइट ऑफ करा। तो अभी भी कितना और पड़ा है सर, अभी भी 30,000 और पड़ा है, जो कि 2002 में राइट ऑफ होगा। लेकिन ए लिमिटेड की पॉलिसी मना करती है, ए लिमिटेड की पॉलिसी बोलती तो अभी रगड़ दे सबको पूरे को एक साथ ही। तो सर अब वो पिछले साल में तो जा नहीं सकता, सब्सिडी कंपनी पिछले साल की बैलेंस शीट को तो छेड़ नहीं सकती। अब वो क्या करेगी सर, जो 2001 की बैलेंस शीट है उसमें वो 2002 में राइट ऑफ होने वाला है, 2002 में जो राइट ऑफ वो करेगी उसको वो 2001 में ही राइट ऑफ कर देगी। 2001 में ही क्या कर देगी सर, वो राइट ऑफ कर देगी। अगर सर वो 2001 में ही राइट ऑफ कर देगी तो इट मींस कि सर अपना जो है 30,000 से अपना प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो सर अपना रिजर्व एंड सरप्लस भी कम हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया था सर, 7,14,000 पहले रिजर्व एंड सरप्लस था, जिसमें अपन ने 9,000 का प्रोविजन जोड़ा। 34,000 का सर अपन ने क्या माइनस किया था, इन्वेंट्री से अपना जो प्रॉफिट कम हो रहा था, और 30,000 से और माइनस करेंगे ताकि जो अपना प्रॉफिट कम हो रहा है, तो सर अपने पास जो नेट बचेगा रिजर्व एंड सरप्लस वो बचेगा सर 6,59,000। यस सर, 6,59,000 ही बच रहा है। क्लियर। अब अपने पास सर इन्वेंट्री की वैल्यू, और वो कैसे करेंगे बताते हैं सर। 34,000 आप इन्वेंट्री में से भी माइनस कर दो इधर, तो कितना बचेगा सर, 7,08,000। तो 7,08,000 ये बचा हुआ। सर आपने जो अदर करंट असेट है उसमें से सर 30,000 और माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे सर, क्योंकि अब अपन उसको कैरी फॉरवर्ड थोड़ा कर रहे हैं 30,000 को, जो कि अपन 2002 में रिवर्स करेंगे। अब तो अपन ने कर दिया, तो 30,000 और माइनस कर दो 48,000 में से, तो अब कितना बचेगा सर, 18,000 बचेगा। ये सर आपकी बैलेंस शीट आ गई सर। ऐसे ऐसे आप इसको आईसीआई के सॉल्यूशन से टैली मैच कर सकते हो। क्या आपको सर समझ में आया या नहीं आया? यस सर, पूरा क्लियर हो गया है। अपन ये वर्किंग नोट जो मैंने बताया वो ऐसे ही बताया। 7,04,000 में 9,000 जोड़ा, तो फिर अपन ने 34,000 माइनस करा, 30,000 माइनस करा, तो अपने पास 6,59,000 आ गया। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है? यस सर, ये चीज क्लियर होती है। तो अपना ये एक एग्जाम्पल जो था, एक टॉपिक, वो भी अपना क्लियर होता है। और आज सर अपन इसी के साथ एग्जाम्पल नंबर 3 भी अपन चालू कर रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इसी के रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस में गिवन है, वो भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या लिखता है कि एक्स लिमिटेड एक्वायर करता है 70% ऑफ इक्विटी शेयर। मतलब एक्स लिमिटेड होल्डिंग है, 70% होल्डिंग रेशियो है, एट अ कॉस्ट ऑफ 70 लाख। इट मीन सर उसने 70 लाख रुपए दिए हैं कंपनी को, उसने 70 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं। ऐसा मैं कह सकता हूं क्या? नो सर, मैंने 70 लाख रुपए में शेयर खरीदे हैं। अब वो शेयर कितने के हैं वो अलग चीज है। क्लियर? यस सर। एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2001। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इतना, इन्वेस्टमेंट इतना, करंट एसेट इतना, लोन एंड एडवांस दैट इज असेट बिकॉज एडवांस है। क्लियर? 15% डिवेंचर है, करंट लायबिलिटी है, और आपको रिवैल्यूएशंस भी कुछ दे रखे हैं जो कि इंक्लूड नहीं है अबव फिगर में। प्लांट 20% से बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट 10% से माइनस करना है। डिविडेंड भी है, 20% डिक्लेयर करता है 31 को, जो फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। एक्स लिमिटेड परचेज करता है, जितने भी शेयर उसने खरीदे 70 लाख रुपए में, वो 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से खरीदे। तो एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरी एक सब्जी की दुकान है और मैं कहता हूँ कि आपने 100 रुपए की सब्जी खरीदी, आपने 100 रुपए मुझे दिए और सब्जी ले गए। मैंने 1 किलो सब्जी 20 रुपए में दी, तो सर आप कितनी सब्जी ले गए? सर 5 किलो सब्जी ले गए। तो सर यही चीज यहाँ पे है कि आपने अगर 70 लाख रुपए मुझे दिए और एक शेयर मैं आपको 20 रुपए का देता हूं, तो सर आपने टोटल कितने शेयर खरीदे? सर 3.5 लाख शेयर खरीदे। यहाँ तक की बात समझ में आती है नहीं आती? यस सर, आती है। तो ये सर क्या पहला वर्किंग नोट आपको यहाँ तक का क्लियर हुआ क्या? यस सर, यहाँ तक का वर्किंग नोट अब क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। तो अब हो गया है तो क्लियर। अब सर मैंने क्या बोला है, इसने क्या बोला है? कैलकुलेट करना था अमाउंट ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। मैंने बताया था अमाउंट ऑफ कैपिटल या गुडविल रिजर्व अगर आपको जब भी निकालना हो छोटे छोटे क्वेश्चंस में जहां पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बनती है, क्या बताया था लास्ट वाली वीडियो में, याद करो। इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है कंपनी के द्वारा? सर 70 लाख का। लिखो फटाफट से, सर 70 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया कंपनी के द्वारा। तो अपन ने लिख दिया कि सर 70 लाख इन्वेस्ट मेड बाय द
एक्स लिमिटेड, लिखो अपनी अपनी कॉपी में, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एक्स लिमिटेड इक्वल्स टू 70 लाख। उसमें से क्या माइनस करवाया था सर? उसमें से छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस में क्या माइनस करवाया था सर? नेट असेट में होल्डिंग कंपनी का शेयर। तो सर नेट असेट कैसे निकालते थे सर? कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करते थे। तो सर इस क्वेश्चन में कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है, तो नेट असेट निकालने का एक और तरीका सीखा होगा आपने बचपन में। क्या सर? सीखा था ना, असेट में से अपन अगर आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे। यस सर सीखा था। तो देखो असेट कितनी की है सर? 120 की है, जिसमें अपन को 20% पहले ऐड करना है। अगर अपन 120 में पहले 20% ऐड करेंगे तो सर आपके पास कितना आएगा? आपके पास आएगा सर 144। क्लियर? ऐसे ही सर जो इन्वेस्टमेंट है 55 में, उसमें 10% माइनस करना है, तो कितना आएगा सर? 49.5। क्लियर? यस सर। फिर जो करंट असेट 70 यूक्यू रखना है, लोन एंड एडवांस 15 यूक्यू रखना है। तो यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? अपन ने टोटल असेट जोड़ ली इस क्वेश्चन में 278.5। क्या माइनस करना है उसमें से अपन को? आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है? 140 की। तो 140 माइनस कर देंगे तो 138.5 आपके पास क्या आ जाएगा सर? नेट असेट आ जाएगा। क्लियर? उस नेट असेट में 70% कितना होता है सर? 96.95 होता है। तो सर ये भी अपन क्या कर देंगे, जो इन्वेस्टमेंट मेड बाय किया गया था एक्स लिमिटेड 70 लाख, उसमें से माइनस करेंगे एक्स लिमिटेड का शेयर इन नेट असेट में 96.95। करो माइनस, कितना आता है सर? सर माइनस कर रहे हैं सर, तो फटाफट से अगर अपन माइनस करते हैं कि 96.95 माइनस, अगर वो 70 माइनस 96.95 अगर माइनस करेंगे तो 26.95 नेगेटिव में आएगा। यस सर। और उसी के साथ अगर सर प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो रॉन्गली ट्रीट किया गया उसको भी माइनस करते थे। यस सर। क्या लिखा हुआ है? 20% डिविडेंड देता है, 20%। तो एक बात बताओ सर, उसने कितने शेयर खरीदे होंगे? उसने सर 3.5 लाख शेयर खरीदे। 3.5 लाख शेयर खरीदे, इट मीन्स कि सर उसने 3.5 लाख शेयर, और डिविडेंड आपको हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। डिविडेंड सर आपको हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। अगर एक फेस वैल्यू, जो एक शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है और डिविडेंड 20% है, इट मीन्स कि सर हर एक शेयर पे आपको 2 रुपए का डिविडेंड मिलता है। यस सर, क्योंकि डिविडेंड आपका फेस वैल्यू पे मिलता है और हर एक शेयर की फेस वैल्यू 10 है, तो मतलब हर एक शेयर पे 2 रुपए का डिविडेंड मिलता है। यस सर। तो एक्स लिमिटेड को कितना डिविडेंड मिलेगा सर? एक्स लिमिटेड को पूरे 7 लाख रुपए का डिविडेंड मिलेगा। कैसे सर? 3.5 लाख रुपए के तो शेयर है और हर एक शेयर पे 2 रुपए का डिविडेंड है, इट मीन सर 7 लाख रुपए का उसका खुद का डिविडेंड है। अब इसमें कोई शेयर निकालना नहीं है, क्योंकि सर ये 7 लाख उसका खुद का ही डिविडेंड निकाला है हमने। कैसे पता चला? क्योंकि सर जो 2 रुपए पर डिविडेंड आया था ना, 2 रुपए जो पर शेयर का जो डिविडेंड आया था, उसको अपने मल्टीप्लाई ही ओनली एक्स लिमिटेड के शेयर से करा है जो उसने लिए हैं। तो सर 7 लाख रुपए, ठीक है, कहां से पेड किए थे सर? कुछ भी नहीं लिखा हुआ पेड के बारे में। मैं क्या मानता हूं सर? इसको फाइनल डिविडेंड मानता हूं। और अगर फाइनल डिविडेंड है तो कहां से दिया जाता है? क्या सर सोर्स गिवन है क्या? नहीं है। तो अपन क्या मानेंगे इस डिविडेंड को? फाइनल डिविडेंड। अगर फाइनल डिविडेंड है तो कहां से पे किया जाएगा? वापस बताता हूं। क्या सोर्स गिवन है? नहीं है। क्या अपन को लिखा हुआ है इंट्रीम या फाइनल? नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? फाइनल। फाइनल कहां से दिया जाएगा? क्वेश्चन साइलेंट है तो प्री में से। तो अगर प्री प्रॉफिट है और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि सर हाँ प्री प्रॉफिट में से दिया गया है। दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल करनी चाहिए ताकि अपन उसको रॉन्गली ट्रीट मान ले कि सर उसने क्रेडिट कर देना चाहिए वो पीएनएल अकाउंट में। क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ। बट सर हमेशा बाय डिफॉल्ट यही अजम्पशन लेते हैं कि हाँ उसने गलत किया है। अगर उसने गलत किया है, जब तक क्लेरिफाई ना हो कि उसने सही किया है, तब तक आप हमेशा यही मानोगे। जब तक उसने क्वेश्चन में क्लेरिफाई नहीं कर रखा है कि उसने करेक्ट किया या रॉन्ग, तो आप हमेशा रॉन्ग ही मानना है। और 7 लाख क्या कर देना सर? माइनस कर देना। 7 लाख भी माइनस कर देंगे। 26.95 जो आपके पास आया था उसमें से माइनस करेंगे 7, तो सर आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नेगेटिव में सर आपके पास 33.95 लाख रुपए आपके पास सर क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर, ये बात भी हमारी क्लियर हुई। तो सर आज की वीडियो में इतना ही। आपके साथ मिलते हैं सर अब हम अगली वीडियो में। और अगर सर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ध्यान रखें सर ये चैनल सिर्फ आपका है और सिर्फ आपका है।